नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं JKAADP के स्टेट प्रेसिडेंट, जिनसे हम बात करेंगे। राकिबुर रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दफा 370 के हवाले से इन्होंने पहले बात की है, बाकी दीगर मामलात पर इनसे बात करेंगे। राकिब साहब, आपका न्यूज इंसाइडर में बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू जी, तो ये बताइएगा, आपने दफा 370 के हवाले से पहले बात की। पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, वहां से आपने अपनी पार्टी छोड़ दिया, वहां से छोड़ दिया और अपनी पार्टी की बुनियाद डाली। रिसेंटली आपकी पार्टी जो है वो वारिद वजूद में आई। तो क्या किया आपने फिर दफा 370 के लिए, और जबकि उसके लिए फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जब हमने इस पार्टी की बुनियाद डाली, उसके बाद हमारे पास मोटो एक था कि लोग ये न समझे कि दूसरी पार्टीज की तरह हम भी सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की, तो हमारा जो मंशूर है डेट इज हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशन है उसको लेकर है, 35 और 370 के को लेकर है, और यहाँ के नौजवानों को लेकर है, यूथ को लेकर है। क्योंकि हमारी पार्टी ये चाहती है कि यहाँ का यूथ सामने आ जाए, वो इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा ले, वो एज मैंडेट इलेक्शन लड़े, ताकि कश्मीर को एक नया एक चलन मिले। जो चाहते हैं कि नहीं, कश्मीर तरक्की करे, जम्मू कश्मीर तरक्की करे, और यहाँ के जो इंटरनल कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है या जो हमारी मतलब राइट टू क्या कहते हैं इसे एम्प्लॉयमेंट है या राइट टू लैंड है, वो सिक्योर रहे। इस चीज को लेकर हमारी लड़ाई है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई जो है वो आप जीत गए हैं या अभी भी कुछ बाकी है? लड़ाई शुरू है, ये लड़ाई की शुरुआत है। इंशाल्लाह जीत बहुत नजदीक है। वो आपको कैसे लगता है कि जीत बहुत नजदीक है, जबकि हम देखते हैं कि दफा 370 की अगर बात करें तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आ गया कि इसे जो है, अगर इसे मनसूख किया गया है तो इसको सही मनसूख किया गया है। तो और इलेक्शंस की बात की गई, और लेकिन उसके बाद हमने देखा कई पार्टीज की जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ जो है दोबारा लड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको, वो जो दीगर पार्टीज, बाकी जो यहाँ की रियासती पार्टियां हैं, वो इसके लिए फिर से जो है खड़ी हो रही हैं और कह रही हैं कि हम जी फिर से इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये कोई आखिर फैसला नहीं है, ये कोई आखिरी नहीं है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आप कह रहे हो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, मैं उस पर यह बात कहूंगा, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, 8 बेंच के सुप्रीम कोर्ट ने आज से तकरीबन 20-22 साल पहले ये कहा था कि 35 और 370 इट इज बाउंड, इट इज अल्टीमेट, इट कांट बी ब्रोकन। उसी सुप्रीम कोर्ट ने परसों कहा कि नहीं, ये टेम्परेरी था। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं, मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है, लड़ाई लड़ेंगे, और यही सुप्रीम कोर्ट फिर से कहेगा नहीं, हमसे गलती हुई है, ये टेम्परेरी नहीं था, इट इज बाउंड, इट शुड बी देयर। लेकिन देखिए, इसके बगैर भी हम कितनी स्टेट्स है जहां पर राइट टू लैंड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट रखा है गवर्नमेंट ने, 371 रखा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी, अगर यहां पर कोई स्पेशल एक्ट था, हमारे पास 35 और 370 था, वो हमारी एम्प्लॉयमेंट को या हमारे लैंड को या हमारी जोग्राफिकल कंडीशन को सिक्योर कर रही थी, तो हटाने का कोई ये नहीं था। बस ये जो एक मतलब मंशूर लेकर बैठे थे बीजेपी के लोग, उन्होंने इस मंशूर में जो उनको लग रहा है कि हमने कामयाबी की, ऐसा नहीं है। वह मतलब मुझे फुल अपनी जुडिशरी पे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है, वी विल गेट इट बैक। जी, ये बताइएगा कि बाकी पार्टीज के बारे में आपने कहा कि उनकी वजह से जो है, आर्टिकल में आपने एक दफा इंटरव्यू में कहा कि जो दीगर पार्टीज, यहाँ की रियासती पार्टीज हैं जिन्होंने बहुत रूल किया यहाँ पे, उनकी वजह से आर्टिकल कुछ बचा ही नहीं था, और आज वही लोग आर्टिकल की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, तो आपने उस वक्त किन पार्टीज की तरफ इशारा किया था और आप किन के बारे में कह रहे थे? देखिए, मैंने इशारा किसी पार्टी की तरफ नहीं किया है, मैं ओपनली बोलता हूं, मैं डरता किसी से नहीं हूं। हर एक पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे हमारी है, ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारा भी एक मंशूर है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हर पार्टी का एक मंशूर होता है। मेरे कहने का मतलब उस टाइम भी ये था और अभी भी मैं कह रहा हूं कि यहाँ की पार्टीज, चाहे मैं पीडीपी को ले लूं चाहे एनसी को ले लूं, जिन्होंने 75 साल से जम्मू कश्मीर पे राज किया, उनका मंशूर क्या था? बीजेपी
ایک सेंट्रल पार्टी है, उनका वो जो अपने मंशूर को लेकर आए थे कि हमने जी 35 और 370 हटाना है, हमने जम्मू कश्मीर की जोग्राफिकल कंडीशन को तोड़ देना है, हमने यहां पर ये करना है, वो करना है, वो अपने मंशूर में फर्म है जो उनका मंशूर था. इसी तरह से मुझे बताइए एनसी का क्या मंशूर था 75 साल से, पीडीपी का क्या मंशूर था 75 साल से. वो चाहते तो इस 35 और 370 को बाउंड कर देते, इसको वंस फॉर ऑल ये कहते हैं कि ये नहीं टूट सकता, इसके लिए लड़ाई लड़ते. क्या किया उन्होंने? एनसी ने ऑटोनॉमी के नाम पे हम लोगों को बेवकूफ बनाया. महबूबा मुफ्ती ने कौन सा ऐसा अंधा कानून नहीं है जो इन लोगों ने यहां पर लागू नहीं किया. 1.5 लाख नौजवानों को कब्रों तक पहुंचे हैं. कोई मंशूर नहीं था उनका मंशूर सिर्फ यह था कि कुर्सी मिले, चाहे वो बीजेपी के साथ मिलके मिले, चाहे वो कांग्रेस के साथ मिलके मिले. बाकी कश्मीर और कश्मीरियों का क्या हो जाए, इट हार्डली मैटर्स फॉर देम. और वही हम इस टाइम खमियाजा उठा रहे हैं. रिसेंटली बफलियाज में बहुत बड़ा हादसा पेश आया. जैसे कि आप जानते हैं कि अननोन गनमैन की जानिब से 5 फौजी एहलकार को शहीद किया गया और साथ ही दो तीन जख्मी हुए, और उसके बाद 3 सिविलियन किलिंग्स भी जो वहां पे हुई. जी, उस हवाले से क्या कहेंगे? अफसोस की बात, उस टाइम भी आप देख लीजिए सिविलियन किलिंग्स हो गई. मुझे भी बहुत शौक पहुंचा, चाहे आर्मी वालों की जान गई, चाहे वो 3 सिविलियंस की किलिंग गई, मेरे को भी बहुत अफसोस पहुंचा. हमने भी उस टाइम प्रेस बैट में बताया कि इसके ऊपर एक मतलब जुडिशरी बैठनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि किस तरह से ये. लेकिन आप देख लीजिए एनसी वाले और पीडीपी वालों ने क्या किया. वहां पर जाकर उन लाशों का फायदा उठाया, वहां पर भी एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद के नारे लगाए. वो उनके खिलाफ जुडिशरी करने गए थे या वहां पर अपने पार्टी का प्रचार करने गए थे उन लाशों पर. यही करते आए हैं ये लोग 75 साल से. लेकिन अगर हम इसकी पीडीपी की बात करें तो महबूबा मुफ्ती को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई, जो कि वो पैदल बहुत सफर करके गई, तो टोपी पीर तक गई पैदल सफर करके, और फिर वहीं नीचे बैठ गई क्योंकि उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी. यही तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. वो पार्टी के प्रचार करते, उसके उधर जाने से पहले था कि वो यहां पर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देती कि ये जो 3 सिविलियंस मर गए हैं, इसके ऊपर जुडिशरी बिठाई जाए, पता चले कि इनको किसने मारा. उधर जाने की क्या जरूरत थी? पब्लिक को क्या दिखाने की जरूरत थी कि मुझे नहीं जाने दिया? तो आपको She could have gone for a press bite. She could have gone for a press conference. तो आपकी नजर में वो दिखा रही थी? वो पार्टी का प्रचार करने गई थी. वो तो मगरमच्छ के आंसू, कुर्सी पे बैठ के कुछ बोलती है, कुर्सी से बाहर आ जाती है, कुछ बोलती है. मगरमच्छ के आंसू उसकी देखे हुए हैं, 30-40 साल से उसके मगरमच्छ के आंसू देख रहे हैं. बेवकूफ बना रही है. लोग कहते हैं कि आपको बाकी दीगर जो यहाँ की रियासती पार्टीज हैं उनके साथ आपको बहुत ज्यादा इख्तलाफ है, और ये इख्तलाफ क्यों है जबकि आपकी पार्टी अभी नई है? आपकी तो अच्छी खासी बननी चाहिए दीगर पार्टियों के साथ. देखिए मैडम, मैंने माना कि हमारी पार्टी नई है, सिर्फ 3 साल की है. मेरी उम्र 51 ईयर्स की है, मतलब 50 साल मैंने क्रॉस किए. तो इसका मतलब मेरे पास 50 साल की एक्सपीरियंस है इन पार्टीज को देख कर. तो ये लड़ाई मेरी इनकी इंटरनली 50 साल से है, या 30 साल से है, या 40 साल से, जो अब पिछले 3 साल से मेरे मुंह से बाहर आ रही है. ऐसी बात नहीं है कि मैं 3 साल से पॉलिटिक्स में हूं और मुझे शायद मैं 3 साल का बच्चा हूं. आई हैव क्रॉस्ड 50. 50 साल से मैं देख रहा हूं कि इन्होंने कश्मीर के साथ क्या किया. अब वो फूटपट है, अब वो मेरे मुंह से निकल रहा है. बर्दाश्त बहुत किया, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है मुझसे. दैट इज वाई कि मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है यहाँ के नौजवानों के लिए. तो आपको लगता है कि आप इन 3 सालों में कितने नौजवान आपके साथ जुड़ पाए हैं, और आगे के लिए आपका क्या रद्द अमल रहेगा उन नौजवानों को अपने साथ जोड़ने के लिए? देखिए, शुक्र है हमुद उस अल्लाह पाक का कि 2 साल के इस छोटे से अरसे में, चाहे पीर पंजाल रेंज है, चाहे चिनाब वैली है, चाहे जम्मू है, चाहे कश्मीर में, हमारी रिप्रेजेंटेशन हर जगह है. रिसेंटली 3 दिन पहले मैंने अपने 11 कैंडिडेट भी अनाउंस किए. 4 जम्मू से किए, बाकी यहाँ से किए. परसों हमने हजरतबल का कैंडिडेट भी अनाउंस किया. तो वी आर वर्किंग ऑन इट. इंशाल्लाह रहमान पूरे 90 सीट्स पे. और मैंने वादा किया हुआ है कि हमारे कैंडिडेट का कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा. वो नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे और साफ चेहरे होंगे. क्या आपको लगता है कोई दाग नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पहले से ही पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं या पॉलिटिक्स से वाबस्तगी उनकी होती है, चाहे खानदान की जानिब से या किसी और तरीके से, ये पॉलिटिक्स में एक दीमक की तरह होता है?
دیکھیے نمبر ایک، اگر خاندانی راج چل رہا ہے تو اس کو میں پولیٹکس نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ پولیٹکس میں کبھی خاندانی راج نہیں چلنے دینا چاہیے. نئے چہروں کو، نئے مطلب ایک سوچ کو آگے بڑھنا چاہیے. یہاں کی جو آج کی پیڑھی ہے ان کو موقع دینا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں. مطلب میں خود ایز اے پریزیڈنٹ کوئی شوق نہیں ہے مجھے الیکشن لڑنے کا. مجھے یہ ہے کہ میں یہاں کے نوجوانوں کو موقع دے دوں. میں ایک پلیٹ فارم میں نے ان کو دے دیا اور ایک رجسٹریشن لے کر آیا ہوں. مطلب میں کوئی سیلف سٹائل لیڈر نہیں ہوں. دیٹس وائی میں نے پہلے رجسٹریشن کی، پھر میں مطلب فیلڈ میں آ گیا ہوں. یہاں کے نوجوانوں کو موقع دینا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ ہمارے ساتھ کیسے اس سال ہوا ہے اور ہمیں کیا چاہیے، ہم اپنے جموں کشمیر کو کیسے بچا سکتے ہیں. جی، آپ نے نوجوانوں کی بات کی. یہاں پہ حال ہی میں بہت سارے اسکیمز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. چاہے ہم وہ کیوریٹیو جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تھی، اس نے بہت زیادہ لوگوں کو لوٹا، جس پہ ایک بندہ تامل ناڈو سے اریسٹ بھی ہوا ہے کل. تو اور جو باقی دیگر لوگ اس میں ملوث ہیں، ان پر بھی، ان کے ساتھ بھی، ان پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہے، تفتیش جاری ہے اس حوالے سے. تو نوجوانوں کو اس چیز میں بھی ٹھگا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ایسے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے چکر میں پھر لٹ بھی جاتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے میں پہلے کہوں گا جو بچے اس میں ملوث ہے، جن کا پیسہ گیا، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو ٹھگا گیا. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لالچ تھی ان کی کہ ہمیں مطلب پیسہ جلدی ڈبل ہو جائے گا. کیونکہ ان پڑھ کرے تو میں مانوں، ایک پڑھا لکھا بندہ مطلب یہ سوچ رہا ہے کہ میرا پیسہ ڈبل ہو جائے گا 15 دن میں، اس کا مطلب اس کو لالچ تھی. اور اب اگر ہم ٹھگی کی بات کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیٹ دا گورنمنٹ ایک انویسٹیگیشن کی جائے ایس ایم ایچ ایس کو لے کر، ایک انویسٹیگیشن کی جائے سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کو لے کر. جو وہاں پر سیکورٹی گارڈز کی ٹینڈر نکلتی ہے، میرے سامنے بیٹھے جس بھی پینل کو بیٹھنا ہے، آئی ول شو یو ان کروڑز ٹھگی ہو رہی ہے. اگر آپ ایس ایم ایچ ایس کو لے لیں، آپ کیا کہتے ہیں سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے، آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے لے لیجیے. آپ نے اس چیز کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جبکہ آپ یہ جانتے ہیں؟ آپ پہلے پورا میری بات سنیے. وداؤٹ پسارا لائسنس ٹینڈرز ایشو ہوئی ہے. پسارا لائسنس کا پہلا جو مطلب قانون ہے، پسارا لائسنس ملتی ہے اس کمپنی کو جو سیکورٹی گارڈز پرووائڈ کرتے ہیں. اور پسارا لائسنس کا پہلا جو مطلب کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ ہے دیٹ دا یونیفارم آف اے کیا کہتے ہیں سیکورٹی گارڈ شوڈ ناٹ ایون میچ 5% ود اینی بیلٹڈ فورس. مطلب 5% بھی کسی بیلٹڈ فورس کے ساتھ وہ میچ نہیں ہونے. اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر خاکی یونیفارم پہن کے سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں، اور آپ کشمیر کے باہر جائیے کسی کو بھی ایسی یونیفارم نہیں ہوگی. وداؤٹ پسارا لائسنس یہاں پر ایشو ہوئی ہے. کوئی ای پی ایف، کوئی ایس آئی سی دیکھ کر ٹینڈرز نہیں ایشو ہوئی ہے. یہاں پر جتنا بھی ہے سب چوری چل رہی ہے. ایون دو آئے میرے پاس تقریباً 2000 پنوں کا، جب میں نے آر ٹی آئی کیا تھا ان لوگوں کو، میرے پاس 2000 پنوں کا ہے. میں جو بھی گورنمنٹ پینل بیٹھائے گی میں سامنے آ کر دکھاؤں گا کہ چوری ہوئی ہے. گورنمنٹ پینل بٹھائے، آئی ول کم فارورڈ، آئی ول شو دم کہ کروڑوں میں یہ چوریاں چل رہی ہے ایس ایم ایچ ایس میں اور سورا میں. آج تک کیا ہوا؟ کیا یہ اسکیم نہیں ہے؟ آپ نے اس اسکیم کے بارے میں کھلے ہو کے باہر آ کے بولنا چاہیے، یا اس میں باقی دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو انوالو کرنا چاہیے؟ میڈم، میں نے 2 سال پہلے یہ بات اٹھائی ہوئی ہے. میں پرنسپل سے بھی ملا ہوں، میں نے اس کو بھی بولا ہے یہاں پر کیا چل رہا ہے. اور اس دن اس نے مجھے بولا تھا بس 2 دن میں ساری یونیفارم چینج ہو رہی ہے. میرے پاس جو انہوں نے رپورٹ بھیجی ہے ساری میرے کو اندر پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے آج تک کس کس کو ٹینڈر ایشو کیے اور کس بیسس پہ کی ہوئی ہے. انہوں نے جب بلنگ کی، ایون دو بلنگ کی گئی ہے وداؤٹ سینگ کہ کیا ان بچوں کا ای پی ایف، ای ایس آئی سی بھرا گیا ہے کہ نہیں، ہوا میں بلنگس ہوئی ہے. میں ابھی بھی دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پینل بٹھائے میں سامنے آ جاؤں گا، آئی ول شو کروڑ کا اسکیم ہے. ابھی تک آج تک جب سے یوٹی بنی ہے تب سے ان سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کو خاکی یونیفارم کیوں ہے، ان کا ای ایف، پی پی ایف، ای ایس آئی سی کیوں ہے. لیٹسٹ ٹینڈر ڈالی ہے ریناواری نے پرسوں جیم پورٹل پہ. آپ دیکھ لیجئے، ایل جی صاحب اناؤنس کر رہے ہیں، ایل جی از اناؤنسنگ دیٹ 300 ول بی دا منیمم ویجز ایکٹ. اور جو انہوں نے ٹینڈر ڈالی ہے جم پہ 225 روپیز کو لے کر ڈالی ہوئی ہے. میرے پاس پروف ہے، جم پورٹل سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. یہ اسکیمز چل رہے ہیں یہاں پر، تو ہر سائڈ سے اسکیمز چل رہے ہیں میم.
कोई मतलब पकड़ दकड़ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट यहाँ पर थी या इस अभी एलजी शाह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि दफा 370 से पहले हालात कुछ और थे, खराब थे, लेकिन दफा 370 के बाद जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा सही हो गए हैं, पटरी पर आ गए हैं। जैसे कि मिलिटेंसी का ग्राफ कम हो गया है, पत्थरबाजी में कमी आ गई है, ये दो चीजें जो है वो अक्सर कोट करते हैं और बोलते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, परसों आपने देखा राजौरी में वाक़ा हो गया, सिविलियन किलिंग्स भी वहां पर हो गई, आपके उड़ी में हो गया। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ हुआ है, लालचुक में रंग रोगन हो गया हुआ है, बाकी हालात वहीं पर है, जो हालात थे वहीं पर है, कोई हालात ठीक नहीं हुए। यही बीजेपी कहती है कि हम जल्दी इलेक्शन करवाएंगे, यही बीजेपी कहती है अभी हालात मुनासिब नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। दो में से एक बात पे टिके रहे, या बोले हालात ठीक है एंड गो फॉर द इलेक्शंस, या जो ये बार बार बोलते हैं अभी हालात। जब भी मैंने इनकी रिपोर्ट देखी तब मैंने देखा कि यहां पर सफाया हो गया, अब सिर्फ 200 मिलिटेंट है। जब भी इनकी रिपोर्ट आती है जी, अब तो हमने सारा सफा किया, सिर्फ 200 है। अब तो हमने सारा सफाया किया, अब सिर्फ 150 है। हालात अभी भी खराब है। रिसेंटली आपने देखा उड़ी में भी वो एसपी साहब हमारे मारे गए, राजौरी में मतलब हमारे उससे पहले मसरूर अहमद वानी का भी उनको भी आर्मी वाले मारे गए, 3 सिविलियंस की होगी। तो अगर हालात ठीक है तो ये क्या हो रहा है? व्हाट्स ऑल दिस? हालात ठीक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर। आपके 35 और 370 छीनने से, आपके इसके टुकड़े करने से हालात ठीक नहीं हो जाएंगे मैम। हालात ठीक 87 से पहले थे। 87 से पहले यहां पर 35 और 370 था। हाँ, लेकिन मैं रात के 2 बजे भी चलता था। उन दिनों में 10th में पढ़ता था, मैं रात के 2 बजे भी चलता था। मैं 4 बजे, रात के 4 बजे ट्यूशन पढ़ने जाता था पीयूसी का। यहां पर हालात खराब हो गए 87 के बाद। यहां का 1.5 लाख नौजवान कब्रों में पहुंचा 87 के बाद। यहां पर मिलिटेंसी आई 87 के बाद, और वो तब आई जब एनसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शंस में दांधी की। जी, अच्छा, आप उसी चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो भी हालात यहाँ पे हुए, जो 87 में इलेक्शंस रिग हुए थे, वही जो है इन तमाम हालात के जिम्मेदार है वो तमाम। 100% मैम, मैं दावे के साथ, क्या खुले मुंह से बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ भी हुआ ये एनसी और पीडीपी की देन है। और सेंटर की जो पार्टी थी, चाहे कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थी, इन्होंने फायदा उठाया। क्या हमारे पास 53 की पोजीशन नहीं थी? We were having 53 की पोजीशन। हिस्ट्री है कश्मीर की, मैं बोल नहीं रहा हूं। क्या वो नहीं छीनी गई? वो किसने छीनी? तब बीजेपी नहीं थी, तब तो कांग्रेस थी ना, तब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ना। कांग्रेस के हवाले से अगर बात करें तो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी यात्रा की थी, अब वो नई एक यात्रा शुरू करने लगे हैं, न्याय यात्रा करके। उससे पहले भारत जोड़ो करके एक यात्रा थी, अब न्याय यात्रा कर रहे हैं। आई थिंक आप मेरा देख लीजिए, पेज देख लीजिए हमारी पार्टी का, जो भारत जोड़ो यात्रा इसने निकाली, क्या कहते हैं, राहुल गांधी ने। एंड व्हेन ही केम टू कश्मीर, उसने कश्मीर में बोला अगर हमारी पार्टी आ जाती है हम 35 और 370 को वापस करेंगे। मैंने उस टाइम भी उसको बोला था, मैं देखा तू 35 और 370 को छोड़, वो हमें वापस लाना आएगा। तू 53 की पोजीशन पे बात कर जो तुम लोगों ने छीनी, दम है उस पे बात कर। आप वो देख लीजिए मेरा इंटरव्यू। आप मुझे बताइए, दफा 370 और 35A की वापसी का अब कोई सवाल बनता है या नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फुल स्टॉप लगा दिया। देखिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो 5 बेंच ने फैसला किया ना, 8 बेंच के क्या कहते हैं जुडिशरी ने फैसला दिया था इट इज परमानेंट। इन्होंने कहा ये टेम्परेरी था। कोई बात नहीं है। इसका मतलब जो पार्टी, मेरी बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज दियर, कॉन्स्टिट्यूशन इज दियर। मतलब बिलें पास होती है, नए कानून बनते हैं, लेकिन कानून वापस भी लिए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। द वे इज दियर, मतलब एक लड़ाई करने का एक तरीका होता है, विद इन द लॉ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स। अगर लड़ाई की जाए और अच्छे से की जाए, वी विल गेट इट बैक, नो डाउट इन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ JKAADP पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट राकिबुल रशीद, जिनसे हमने बात की। इन्होंने अपने पूरे ख्यालात का इजहार किया, दफा 370 के हवाले से भी बात की। इन्होंने कहा कि ये बस 5 बेंच, आईनी बेंच जो है उनका जो फैसला है, लेकिन इससे पहले 8 आईनी बेंच ने जो फैसला सुनाया था, तो ये विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हम फिर से इस पर बात कर सकते हैं, इसे वापस हासिल किया जा सकता है। आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने